अध्याय 2221 लावा घाटी। एडवर्ड आइस ब्लू नाइट्स में वापस आकर सूचना कक्ष में गया। उसने विभिन्न नाइट टीमों के रिकॉर्ड देखे। उन्हें तेजी से देखने के बाद उसकी भौहें तन गईं। उसने सूचना प्रबंधक की ओर देखा और कहा, ये पिछले महीने के रिकॉर्ड किए गए सभी वीडियो हैं। हाँ इंस्पेक्टर, सूचना प्रबंधक ने विनम्रता से उत्तर दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद एडवर्ड ने पूछा, क्या कोई टीम क्षतिग्रस्त रिकॉर्ड लेकर आए और नए रिकॉर्ड की मांग की? पिछले महीने में 4 टीमें थीं। हाँ, सूचना प्रबंधक ने अपने लॉग पर नज़र डालने के बाद उत्तर दिया। क्या इनमें से कोई घटना पिछले 2 सप्ताह में रिपोर्ट की गई थी? मैनेजर की बात पूरी होने से पहले ही एडवर्ड ने पूछा। पिछले 2 हफ्तों में 2 टीमों के रिकॉर्ड बदले गए, 79वीं और 354वीं टीम। इन टीमों का नेतृत्व क्रमशः जॉन और हान सेन कर रहे हैं। उनके सदस्य। मैनेजर ने जल्दी से अपने पास मौजूद सदस्यों के रिकॉर्ड गिना दिए। 354वीं टीम, क्या ये वही नई टीम है जिसे कप्तान यहाँ लाए हैं? एडवर्ड से ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछ रहा हो, लेकिन ये कहना सही होगा कि यह एक आलंकारिक प्रश्न था। उसने 354वीं टीम की जानकारी को गौर से देखा। हाँ मिस्टर इंस्पेक्टर, ये टीम खास है। हालांकि ये एक बैकअप टीम है, लेकिन ये बैकअप नाइट्स की सूची में नहीं है। ये मिस्टर वाइट के प्राइवेट गार्ड हैं, मैनेजर ने कहा। मिस्टर वाइट के गार्ड? एडवर्ड ने जानकारी पढ़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया जब उसने कहा, वह नाइफ क्वीन का छात्र है। ये दिलचस्प है। हान सेन अभी भी लावा घाटी को साफ कर रहा था, लेकिन वहां बहुत ज्यादा ज़ेनोजेनिक्स थे और उसकी टीम के लिए उन सभी को हटाना संभव नहीं था। हान सेन को वहां किसी और चीज से ज्यादा फिल्म बनाने के लिए भेजा गया था। अगर ज़ेनोजेनिक्स उसकी टीम के लिए कोई खास खतरा नहीं थे, तो वे आमतौर पर उन जीवों को अकेला छोड़ देते थे। हान सेन लावा घाटी के घुमावदार रास्ते पर ड्यूब ज़ेनोजेनिक्स की तलाश में चल पड़ा। बाकी किसी का कोई महत्व नहीं था। हान सेन ने बाओ एयर से कहा कि वह लावा नदी में रहने वाले जीवों को फिल्माने पर ध्यान केंद्रित करे और कैमरा सिर्फ तभी उन पर घुमाए जब वे साधारण ज़ेनोजेनिक्स को मार रहे हों। वह नहीं चाहता था कि कैमरा उस समय देखे जब वे ड्यूक्स को मार रहे हों। यह अफसोस की बात थी कि हान सेन को अभी तक वह जानवर जैसी आत्मा नहीं मिली थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने पिछले 2 दिनों में 3 ड्यूक्स को मार डाला था और एक भी उसे जानवर जैसी आत्मा नहीं दे पाया था। सावधान, पीछे हट जाओ, हान सेन ने तेजी से कहा। उसकी आंखें सतर्क हो गईं। वह लावा नदी में देख रहा था, जहां एक बड़ी सी परछाई दिखाई दे रही थी। नदी से 10 मीटर लंबी एक काली रीढ़ उभरी हुई थी, लेकिन हान सेन जानता था कि वह जो देख पा रहा था वह उस असली जीव का एक छोटा सा हिस्सा ही था। सबने लावा नदी की ओर देखा। परछाई घाटी में और गहराई तक तैर रही थी और लावा की धारा से बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। फिर भी आसपास के सभी अग्निजननिक सावधानी से उसके पास से दूर रहे। यहाँ तक कि पक्षी जननिक भी उड़कर अपने छोटे छोटे गुफाओं के घोंसलों में छिप गए। घाटी अचानक इतनी शांत हो गई थी कि केवल लावा के झागदार बुलबुले ही सुनाई दे रहे थे। जब वह छाया आसपास से चली गई तो सभी विदेशी प्राणी वापस बाहर आ गए। किंग क्लास ज़ेनोजेनिक? जी किंग ने पूछा। शायद, हान सेन ने सिर हिलाया। वह और उसके लोग आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे लावा नदी के एक अंधेरे स्थान पर पहुंचे जहां लावा की धारा गहरे लाल रंग में बदल गई थी। वहां कुछ पक्षी थे जो सारस जैसे दिख रहे थे। उनके पंख सफ़ेद और सिर लाल थे। उन्हें देखकर हान सेन मुस्कुराया। लेकिन वहां लाल सारसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कम से कम 1000 तो जरूर होंगे और उनमें से सबसे कमज़ोर अर्ल थे। कुछ मार्क्विस थे तो कुछ ड्यूक भी। मुझे आश्चर्य है कि ये चीज़ें कैसी जानवरों जैसी आत्माएं देती हैं। हान सेन ने बाओ एयर को कहीं और फिल्म बनाने का निर्देश दिया। उसने और उसकी टीम ने लाल सारसों को मारना शुरू कर दिया। वे लाल सारसों से कुछ 1000 मीटर दूर थे जब लाल सारसों ने आखिरकार उन्हें आते हुए देखा। आग की लपटें पक्षियों के सिरों पर भड़क उठीं, फिर उनके पूरे शरीर पर छा गईं। वे सब चीखने लगे और मिसाइलों की बौछार की तरह हान सेन की ओर दौड़ पड़े। हान सेन की गोलियों और हान मेंगर के तीरों ने आते ही सारसों पर हमला बोल दिया, लेकिन जब उन्होंने पहले सारस को मार गिराया तो वह हवा में फट गया। पक्षी की लाश से आग फूट पड़ी, जिससे आसपास की जमीन झुलस गई। अरे नहीं, ये क्रेन कामिकेज पायलट हैं। बाई सेमा को बुलाओ, हान सेन चिल्लाया। हान मेंगर ने नीले दानव कीट राजा बाई सेमा को बुलाया और कई जलते हुए लाल सारस उस पर टूट पड़े। वे सूर्य की तरह उसकी सतह पर फटने लगे। हजारों लाल सारस बाई सेमा पर हथगोले की तरह टूट पड़े। ये दृश्य अविश्वसनीय था। ऐसा लग रहा था जैसे आग के गोलों की एक अंतहीन धारा बाई सेमा पर हमला करने आ रही हो और आग की विशाल दीवारें फैलकर सब कुछ जला रही हों। ये लोग सचमुच जीना नहीं चाहते। हान सेन देखता रहा कि सारस लगातार ढाल पर गोता लगा रहे हैं। उनकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। सारसों का स्वभाव साफ तौर पर बहुत बुरा था। शुक्र है, हान सेन के समूह के पास सुरक्षा के लिए दानव बग राजा बाई सेमा मौजूद था। उनका कोई भी मौजूदा दुश्मन, यहाँ तक कि ड्यूब भी, उस ढाल को पार नहीं कर पाएगा।
वहां 1000 लाल सारस थे और उन सभी को बाईसेमा की सतह पर खुद को खत्म करने में लगभग 10 मिनट लगे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा और वे सब तेजी से राख में बदल गए। हान सेन को आश्चर्य हुआ कि वे इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रहे। उस इलाके के बाकी सभी ज़ैनोजेनिक पागल लाल सारसों के डर से भाग गए थे। हालांकि एक ज़ैनोजेनिक लाल सारसों से बेखबर लावा से बाहर निकल आया। वह लावा नदी को धीरे धीरे पार करता हुआ बिना किसी जल्दबाजी के हान सेन के पास पहुंच गया। लावा से निकला ज़ैनोजेनिक एक सुनहरे मोर जैसा दिख रहा था। उसका शरीर जलते हुए लावा से बना था और जैसे ही वह उड़ रहा था, सोने का लावा उससे टपक रहा था। हर बूंद जमीन पर गिरकर धूल में बदल रही थी, मानो कोई सुनहरा आतिशबाजी हो। जब वह दानव कीट राजा बाईसेमा के पास पहुंचा तो ज़ैनोजेनिक मोर ने लावा उगलने के लिए अपना मुंह खोला। सुनहरे तरल ने जल्द ही पूरे दानव कीट राजा बाईसेमा को ढक लिया। बाईसेमा उसके लावा के अंदर था, लेकिन तरल इतना गर्म नहीं था कि ढाल की सुरक्षा को भेद सके। क्या वह म्यूटेंट ड्यूक ज़ैनोजेनिक है? हान सेन उस लावा मोर को देखकर हैरान रह गया। उसने उसे खुशी से देखा। बाईसेमा खोलो और मुझे उसे मारने दो। हान सेन ने अपना भूतिया दांत वाला चाकू निकाला और ढाल की सुरक्षा से बाहर भागा। उसने लावा मोर की ओर वार किया और गहरे बैंगनी रंग का चाकू ऐसा लग रहा था जैसे लावा के दुश्मन को सीधे चीर देगा। जैसे ही राक्षसी चाकू उसकी ओर बढ़ा, लावा मोर ने और भी बेतहाशा लावा उगलना शुरू कर दिया, जिससे पिघली हुई चट्टान के फव्वारे हवा में उछलने लगे। इससे हान सेन के चाकू के भाव पिघल गए, जिससे वह हैरान रह गया। हान सेन एक भूत की तरह आगे बढ़ रहा था, अपने भूत दांत चाकू से नर्म चाकू के वार कर रहा था, लेकिन उसके हमले मोर पर काम नहीं कर रहे थे। जैसे ही वह लावा मोर को मारने की कोशिश कर रहा था, पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए। फिर वह गायब हो गया। वह इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि हान सेन उसे पकड़ नहीं पाया और अपने चाकू के रेशों से उस पर हमला नहीं कर सका। ये चीज अप्रत्याशित रूप से तेज है। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन ने अपने ड्रैगन पंख फड़फड़ाए और लावा मोर के पीछे उड़ गया। उसने जितनी तेजी से वार कर सकता था किया, लेकिन लावा मोर फिर भी हर वार से बच निकलने में कामयाब रहा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। हान सेन ने लावा मोर के लावा के छींटे को चकमा दिया और अपने भूत दांत चाकू को आगे बढ़ाया। लावा मोर पर चाकू रेशम का एक गोला दाग दिया, लेकिन मोर चाकू रेशम जाल को आसानी से चकमा देने में कामयाब रहा और यह उसके शरीर के संपर्क में भी नहीं आया। हान सेन ने अपना भूतिया दांत वाला चाकू रख दिया और अपनी जादुई पिस्तौलें निकाल लीं। उसने मोर पर पागलों की तरह गोलियां चलाईं, लेकिन सोने का मोर हर गोली को चकमा देकर अपने पीछे सोने की धूल का निशान छोड़ गया। हान सेन ने मोर पर हमला करने की कितनी भी कोशिश की, वह उसे मार नहीं पाया। जब लावा मोर हान सेन से लड़ रहा था, हान मेंगर ने अपने धनुष की डोरी खींची और तीर चलाया। मोर ने हान सेन के पिस्तौल के हमलों को चकमा तो दिया, लेकिन ऐसा करते हुए उसने खुद को और भी मुश्किल स्थिति में डाल दिया। नतीजतन हान मेंगर का तीर मोर से टकराने ही वाला था, लेकिन अचानक मोर ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसने अंतरिक्ष के ताने बाने में एक अजीब सी वक्रता पैदा कर दी, मानो आयाम को मोड़ना चाह रहा हो। ऐसा करके वह हान मेंगर के तीर से बच निकलने में कामयाब रहा। इतना मजबूत। हान सेन आश्चर्यचकित था, लेकिन हान मेंगर ने भौहें चढ़ा लीं। बज़्ज़ट हुआनफू जिंग ने अपने शरीर को लावा मोर के पीछे टेलीपोर्ट किया और उसकी पीठ पर मुक्का मारने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन मोर ने अपने पंख लहराए और उसके हमले को भी चकमा दे दिया। जी किंग अपनी ड्यूक क्लास गैलेक्टिक श्रिम्प तलवार पकड़े हुए थी। उसने मोर पर तलवार की कुछ लाइटें घुमाईं, लेकिन मोर उनसे भी बच निकला। हान सेन और बाकी सभी मिलकर लावा मोर से लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस जीव का एक बाल भी नहीं हिला पाया। मोर एक ज्वाला की तरह था जो अपनी लहरों के नृत्य में बार बार बदल रहा था। वह अंतरिक्ष की विकृतियों के बीच टेढ़े मेढ़े ढंग से उड़ रहा था। लावा चारों ओर उछल रहा था, जिससे हान सेन थोड़ा पीछे हट गया। वेदना। हान सेन और हुआनफू जिंग ने अपने जेड ड्रम पर जोरदार प्रहार किया और उससे दो तेज ध्वनि तरंगें निकलीं। ये तरंगें लावा मोर से टकराईं, लेकिन लावा और भी ज्यादा गर्म हो गया। ये तरंग लावा के कुछ छींटों को ही रोक पाए। आखिरकार यह एक ड्यूक श्रेणी का जेड ड्रम ही था। इसकी ध्वनि शक्तियां म्यूटेंट ड्यूक जानवर को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं थीं। मुझे करने दो, हान यान चिल्लाए। उसके हाथ में मार्क्विस गैलेक्टिक श्रिम्प तलवार थी। उसका शरीर सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था और उसके बाल लंबे हो गए थे। वह ऐसी लग रही थी मानो कोई देवता सीधे उसकी ओर देख रहा हो। हान यान ने लावा मोर पर वार किया, जिससे एक अदृश्य तलवार की रोशनी निकली। उसी समय मोर के शरीर पर भी वार हुआ। इससे और भी लावा फूट पड़ा। मिथ्या आकाश सूत्र ने ठीक वैसा ही प्रहार किया जैसा होना चाहिए था। हान सेन और बाकी लोग लावा मोर की तेज गति का पीछा नहीं कर सके और उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, और हालांकि हान यान भी ऐसा नहीं कर सकी, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। जब तलवार की रोशनी छोड़ी जाती तो वह निश्चित रूप से मोर पर वार करती।
हान यान अपनी तलवार घुमाती रही, जिससे कई अदृश्य तलवार की रोशनी लावा मोर पर अचूक प्रहार करने के लिए उमड़ पड़ी। उसमें से लावा लगातार इधर उधर छिटक रहा था, लेकिन जब वह सचमुच वार कर रही थी तो उसके वार ज्यादा असरदार नहीं थे। आखिरकार हान यान तो सिर्फ एक अर्ल था। हालांकि उसके पास एक महादेवी शरीर और मिथ्या आकाश सूत्र था, फिर भी एक ड्यूक के खिलाफ उसके लिए ये कभी भी काफी नहीं होते। जीरो। हान सेन ने मिथ्या आकाश सूत्र को कारगर होते देखकर जीरो के बारे में सोचा। वह एक मार्क्विस थी और उसके पास भी वही शक्ति थी। जीरो ने हान सेन का आदेश सुना और अपनी बैंगनी आंखों से हड्डी का चाकू निकाला। उस लावा मोर ने लावा की धार फेंककर हड्डी के चाकू को पिघलाना चाहा, लेकिन तभी हड्डी का चाकू गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह मोर की छाती में धंस गया था। ब्लर्ग। मोर ने लावा जैसा दिखने वाला खून खांसकर बाहर निकाला। इस बार उनका दुश्मन घायल हो गया था। जीरो का शरीर फिर अपनी हड्डी के चाकू को चतुराई से निकालकर आकाश में उड़ गया। वह उस मोर के पास से उड़ी जो अब लावा में कूदकर चीख होना चाहता था, और उसने उस जीव की छाती चीर दी। घाव से सुनहरे खून से भरी एक जलती हुई लौ निकलने लगी। इससे मोर हवा में अपनी जगह पर जम गया। हान सेन बुरी तरह घायल लावा मोर पर गोलियां चलाता रहा। हर एक गोली उसके शरीर पर लगी और ब्रेक सिक्स काइस की शक्तियां बेअसर हो गईं। नतीजा ये हुआ कि मोर टुकड़े टुकड़े हो गया। जेनोजेनिक ड्यूक का शिकार किया गया। गोल्ड फायर पीकॉक। जेनोजेनिक जीन मिला। गोल्ड फायर पीकॉक जानवर की आत्मा प्राप्त हुई। हान सेन हैरान रह गया। उसने सोने के अग्नि मोर को इतनी जल्दी मारने की उम्मीद नहीं की थी। वह कोई उत्परिवर्ती विदेशी प्राणी नहीं था, और हालांकि पता चला कि वह एक साधारण ड्यूक था, फिर भी वह निश्चित रूप से तेज था। हान सेन को जब पता चला कि उसे एक जानवर की आत्मा मिली है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से देखा कि वह किस तरह की जानवर की आत्मा थी। ड्यूक वर्ग जानवर आत्मा गोल्ड फायर मोर उड़ान प्रकार। हान सेन का दिल रुक गया। हान सेन के पीछे सुनहरे लावा जैसे दिखने वाले मोर के पंखों का एक समूह दिखाई दिया। हल्का सा स्पर्श हान सेन को इतनी दूर और इतनी तेजी से ले जा सकता था। जब भी वह गति बढ़ाता तो आग की एक ऐसी धारा छोड़ सकता था जो आसपास के अंतरिक्ष के ताने बाने को उलझा सकती थी। एक उड़ने वाली जानवर आत्मा अच्छी होती है, लेकिन मेरे पास तो पहले से ही ड्रैगन के पंख हैं। मुझे इस जानवर आत्मा की जरूरत नहीं है। हान सेन ने आह भरी और फिर उसने हान यान को गोल्ड फायर पीकॉक जानवर आत्मा दे दी। चूंकि वह सिर्फ एक अर्ल थी, इसलिए गोल्ड फायर पीकॉक जानवर आत्मा के साथ उसकी सुरक्षा ज्यादा सुरक्षित थी। हान सेन शिकार के लिए और अधिक जीवों की तलाश में था, और यद्यपि वह कुछ अग्नि तत्व पक्षी पशु आत्माओं को इकट्ठा करने में कामयाब रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी उस प्रकार के हथियार का नहीं था जिसकी उसे बहुत इच्छा थी। क्या अग्नि शस्त्र पशु आत्माएं प्राप्त करना इतना मुश्किल है? हान सेन उदास हो गया। लावा घाटी में कई अग्नि पक्षी जेनोजेनिक थे। वह जानता था कि वे किस प्रकार की पशु आत्माएं प्रदान करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी उसका वांछित हथियार नहीं था। उसके वापस जाने का समय हो गया था, इसलिए हान सेन ने पीछे हटने का फैसला किया। वह बेस पर लौट आया, इस उम्मीद में कि अगली बार और आगे जाकर देखेगा कि क्या हासिल कर सकता है। हान सेन, यह अच्छी बात है कि तुम लौट आए। तुम्हारी टीम में एक नया सदस्य शामिल होगा। बेस पर लौटने के बाद हान सेन को आइस ब्लू नाइट किंग ने बुलाया। क्या हमारे बीच ऐसा कोई समझौता नहीं था कि आप किसी को भी नहीं ले जा सकते? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। जरूर, मुझे याद है। हम आपके लोगों को नहीं ले जा रहे हैं। हालांकि आपने यह नहीं कहा था कि हम आपकी टीम में सदस्य नहीं जोड़ सकते। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे आपकी टीम एक शक्तिशाली सहयोगी मिली है जो आपको और दूसरों को फायदा पहुंचाएगी। आइस ब्लू नाइट किंग बोलते हुए मुस्कुराया। क्या मैं इस अतिरिक्त को अस्वीकार कर सकता हूं? हान सेन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। नहीं, यह एक आदेश है, आइस ब्लू नाइट किंग ने पूर्ण निश्चय के साथ कहा। हान सेन कुछ और कहना चाहता था, तभी एक महिला आ पहुंची। वह आइस ब्लू नाइट किंग के सामने आई, झुकी और बोली, मिस्टर नाइट, बाई वेई की ओर से नमस्कार। हान सेन उस औरत को देखकर चौंक गया। वह वही एक्सट्रीम किंग औरत थी जिससे उसका सामना नैरो मून में हुआ था। हान सेन ने उससे डिस्ट्रॉइड बाइबल चुरा ली थी। नाइट किंग, जिस नए सदस्य के बारे में आप हमें बता रहे हैं वह वही है। हान सेन ने बाई वेई को अजीब नज़रों से देखा। हाँ, बाई वेई आपकी टीम में नई सदस्य हैं। कृपया उनका सहयोग करें। आइस ब्लू नाइट किंग मुस्कुराया। नाइट किंग, अगर चर्चा करने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं वापस आऊंगा और तैयारी करूंगा, बाई वेई ने ठंडे स्वर में कहा। जाओ, आइस ब्लू नाइट किंग ने सिर हिलाया। बाई वेई ठंडे स्वर में कमरे से बाहर चली गई। इस बीच हान सेन ने उदास होने का नाटक करते हुए आइस ब्लू नाइट किंग से फिर बात की। नाइट किंग, क्या आपने वो देखा? वो तो आपका जरा भी सम्मान नहीं करती। मैं ऐसे किसी को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? आपको उसे किसी और ग्रुप में दे देना चाहिए। बर्फीले नीले शूरवीर राजा ने बैठने से पहले हान सेन के कंधे को छुआ। उन्होंने चाय डाली और हान सेन से कहा कि वह उनके पास बैठ जाएं।
हान सेन जानता था कि बर्फीले नीले शूरवीर राजा को उससे कुछ कहना है, इसलिए उसने उनकी बात मान ली और बैठ गया। आइस ब्लू नाइट किंग ने चाय की चुस्की ली और कहा, मैं उसे नियंत्रण के लिए आपकी टीम को नहीं दे रहा हूं। वह आपके साथ रहेगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसकी रक्षा करें। वह कौन है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वह रानी बाई वेई हैं। आपने शायद पहले उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपको जरूर पता होगा कि इसका क्या मतलब है, आइस ब्लू नाइट किंग ने कहा। एक्सट्रीम किंग के किसी राजा की बेटी। हान सेन को तुरंत समझ आ गया कि वह इतनी घमंडी क्यों थी। अगर वह किसी एक्सट्रीम किंग की बेटी थी तो उसमें ऐसा व्यवहार करने की खूबी थी। उसने गलतियां की हैं, इसलिए एक राजा उसे यहाँ भेजकर उसे सजा देना चाहता है। लेकिन राजा ये भी चाहता है कि वह और अभ्यास करे। हालांकि ऐसा करना ज़रूरी है, मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वह सुरक्षित रहे। अगर उसे कुछ हुआ तो आप और मैं दोनों मारे जाएंगे। आइस ब्लू नाइट किंग मुस्कुराया। तो फिर तुम उसकी देखभाल के लिए कोई उच्च स्तरीय शूरवीर क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुझे शक है कि मैं उसकी रक्षा के लिए ज़्यादा कुछ कर पाऊंगा। हान सेन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी और उसे लगा कि यह काम उसके लिए बहुत बुरा था। अगर किंग क्लास का कोई साथी उसकी रक्षा कर रहा होता तो उसे अभ्यास करने का मौका ही नहीं मिलता। और वह घमंडी भी है। वह ऐसा होने ही नहीं देती। आइस ब्लू नाइट किंग ने आह भरी। आइस ब्लू नाइट्स के पास कई बैकअप टीमें हैं। आपको हमारे जैसे बाहरी लोगों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि बाहरी लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना खतरनाक है? हान सेन ने आइस ब्लू नाइट किंग की ओर देखते हुए कहा। आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन की तरफ देखा और फिर अजीब सी आवाज़ में बोला, हान सेन, क्या तुम जानते हो कि आइस ब्लू नाइट्स में से मुझे सबसे ज़्यादा किस पर भरोसा है? ज़रूर, आपके मातहत, हान सेन ने कहा। आइस ब्लू नाइट किंग ने अपना सिर हिलाया और हान सेन पर अपनी नज़र फिर से जमाई। उसने उससे कहा, ये तुम हो। मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। तुम मजाक कर रहे हो। मैं अभी अभी तुमसे मिला हूँ। हान सेन की बात पूरी होने से पहले ही आइस ब्लू नाइट किंग ने उसे रोक दिया। कृपया यह मत सोचिए कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आप कभी मेरी स्थिति में नहीं रहे। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि मैं सिर्फ आप पर भरोसा क्यों कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको रानी बाई वेई की देखभाल करने दे रहा हूँ। अगर वह जीवित रहती हैं तो आप जीवित रहेंगे। अगर वह मर जाती हैं तो आप भी मर जाएंगे। आप एक होशियार लड़के हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको पता है कि क्या करना है। आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन के कंधे पर थपथपाया और फिर कार्यालय से बाहर चले गए। हान सेन दूसरों की परेशानियों का बोझ इस तरह नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग ने साफ कर दिया था कि उसकी समस्याएं सिर्फ विद्रोही जेनोजेनेसिस पर निर्भर नहीं थीं। आइस ब्लू नाइट्स के अंदरूनी मामलों से उपजी परेशानियां थीं। लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग ने हान सेन को वह कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया जो उसे करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए हान सेन ने अनिच्छा त्याग दी और कार्य स्वीकार कर लिया। हान सेन अपने कमरे की ओर लौटते हुए लगातार सोचता रहा। वहां पहुंचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा, पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। किसी डरावनी शक्ति ने उस पर हमला नहीं किया, न ही किसी विदेशी उपस्थिति ने, लेकिन हान सेन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांप उसे देख रहा हो। उसे लगा जैसे वह अचानक खतरे में पड़ गया हो। हान सेन ने आगे देखा और वहां उसने एक दुबला शरीर सामने से आता हुआ देखा। उसे तो शुद्ध रूप से एक चरम राजा जैसा आदमी होना चाहिए था, लेकिन उसकी उपस्थिति छिपी हुई थी। उसका स्तर न पहचान पाने के कारण वह एक सामान्य व्यक्ति जैसा लग रहा था। उस आदमी का नाजुक चेहरा किसी सच्चे उस्ताद के हाथों से बारीकी से गढ़ी गई जैद की मूर्ति जैसा था। उसके सुनहरे बाल बेहद खूबसूरत थे और चेहरे पर झीलों जैसी गहरी आंखें थीं जो दुनिया और लोगों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। वह बहुत सुंदर लग रहा था। वह देखने में बेहद खूबसूरत और निखरा हुआ आदमी था। हालांकि वह बहुत ही खुशमिजाज लग रहा था। हान सेन उसके आसपास के खतरे की आशंका से मन ही मन चीखने से खुद को नहीं रोक पाया। हान सेन उस आदमी के करीब गया और वह आदमी हान सेन को घूरता रहा। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरने वाले थे, वह आदमी रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, क्या तुमने पत्थर की प्लेट में छिपा रहस्य देखा है? तुमने क्या कहा? हान सेन चौंक गया। वह रुका और उसकी तरफ देखने लगा। वह आदमी हान सेन को देखकर मुस्कुराया और हान सेन जैसे आदमी के लिए वह मुस्कान सूरज की तरह गर्म थी। वह बर्फ के सबसे ठंडे टुकड़ों को भी पिघला सकती थी, और अगर वह किसी औरत से बात कर रहा होता तो वह औरत उसके कहे अनुसार कुछ भी कर देती। हान सेन ने कुछ नहीं कहा। वह आदमी बस मुस्कुराया और हान सेन के पास से चला गया। एडवर्ड, हान सेन ने उस आदमी की तरफ देखा तक नहीं। वह बस चलता रहा। वह सीधा अपने कमरे में चला गया। उसने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वह इंस्पेक्टर एडवर्ड ही था। लगता है जैसे उसे पता है कि पत्थर की प्लेट में ही ले गया हूँ। कितना परेशान करने वाला और खतरनाक आदमी है।
अगर वो इंस्पेक्टर है तो इसका मतलब है कि उसे राजा होना चाहिए, हान सेन ने मन ही मन सोचा। एडवर्ड एक कमरे में गया। वहाँ एक बर्फीला नीला शूरवीर था जो कैमरे में रिकॉर्डिंग देख रहा था। वीडियो में हान सेन और एडवर्ड के बीच की मुठभेड़ चल रही थी। उसकी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं, ऐसा नहीं लगता कि वह दिखावा कर रहा है। शायद हम गलत हैं, आइस ब्लू नाइट ने कहा। एडवर्ड ने वीडियो देखा और बसंत की धूप की तरह हंसा। दरअसल हम सही हैं। पत्थर की प्लेट उसी ने ली थी। क्यों? आइस ब्लू नाइट ने एडवर्ड को संदेह से देखा। मुझे देखकर वह बहुत स्वाभाविक व्यवहार कर रहा था। बहुत कम मार्क्विस मुझे देखकर इतने स्वाभाविक रह पाते हैं। वे जितने स्वाभाविक होते हैं उतने ही संदिग्ध भी। एडवर्ड स्क्रीन पर हान सेन के चेहरे को घूर रहा था। मुझे नहीं पता था कि नाइफ क्वीन ने इतना दिलचस्प छात्र चुना है। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? आइस ब्लू नाइट ने एडवर्ड के आकलन पर अपने विचार प्रकट नहीं किए, इसलिए उसने प्रश्न पूछा। नहीं, आइस ब्लू नाइट, किंग और मिस्टर वाइट अभी भी यहाँ हैं। जब तक वे यहाँ हैं हम लड़ नहीं सकते। एडवर्ड हंसा। लेकिन ये अराजकता की व्यवस्थाएं हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि वह भाग सके। वह दिलचस्प है, लेकिन वह सिर्फ एक मार्कीज है, इसलिए वह कमज़ोर है। मिस्टर इंस्पेक्टर, क्या आपको लगता है कि वह मिस्टर वाइट के लोगों में से एक है? आइस ब्लू नाइट ने पूछा। नहीं, अगर वह होता तो मिस्टर वाइट के पास ही वह वस्तु होती। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर वाइट अब भी शूरवीरों के साथ रहेंगे और हमें उसे वापस पाने का मौका देंगे? एडवर्ड ने हान सेन के चेहरे को दिलचस्पी से देखा। यह आदमी मजाकिया है। अगर उसने अवशेष ले लिया है तो हमें दूसरे शूरवीरों को पता चलने से पहले ही अवशेष वापस ले लेना चाहिए, वरना ये बहुत परेशान करने वाला होगा। अपने कमरे में लौटकर हान सेन ने लिटिल एंजल को आवाज़ दी। उसने उसे और अपने बाकी साथियों को सावधान रहने और अब अकेले बाहर न निकलने को कहा। क्या एडवर्ड वाकई इतना डरावना है? अगर उसकी हिम्मत यहाँ आकर सामान चुराने की नहीं है तो हमें किस बात का डर है? जी किंग थोड़ा उलझन में दिख रहा था। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वह आकर सामान नहीं चुराता। लेकिन फिर भी जब तक यह मामला सुलझ न जाए किसी को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, हान सेन ने गंभीरता से कहा। अगली सुबह हान सेन अपनी टीम को खोज जारी रखने के लिए लावा घाटी वापस ले आया। लेकिन इस बार उसके पास बाई वेई को अपने साथ लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका मतलब था कि काम और भी अप्रत्याशित होगा और साथ ही कुछ अज्ञात बातें भी होंगी। खुशकिस्मती से बाई वेई ज्यादा बातें करने वालों में से नहीं थी। वह बस उनके पीछे पीछे चल रही थी, ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है। वे अभी लावा घाटी के क्षेत्र में पहुंचे ही थे कि बाई वेई आगे बढ़ी और हान सेन से आगे निकल गई। अब से मैं इस टीम की नेता रहूंगी, बाई वेई ने हान सेन से बहुत ही आज्ञाकारी स्वर में कहा। क्यों? हान सेन ने ऐसा कहा मानो वह उस पर जोर से हंसना चाहता हो। आपको मेरी पहचान से परिचित होना चाहिए, बाई वेई ने ठंडे स्वर में कहा। कैसी पहचान? मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम इस टीम में सबसे बड़ी नौसिखिया हो और हम सबके बीच लीडर बनने के लिए तुम सबसे कम योग्य हो। हान सेन उस पर हंसा और ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि वह उसके बारे में कुछ जानता हो। उसकी पहचान और उपाधि से अनजान होने का नाटक करते हुए हान सेन उसके साथ एक नौसिखिए की तरह व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र था। अगर वह ये स्पष्ट कर देता कि वह उसे जानता है तो ऐसा लगता कि वह उसे बस धमका रहा है। दोनों में एक अंतर था। बाई वेई इस खंडन से दंग रह गई। उसने हान सेन की तरफ देखा और सिर हिलाया। ठीक है, ऐसे में मैं एक नौसिखिया होने के नाते तुम्हें चुनौती दूंगी। अगर तुम हार गए तो मैं इस टीम की लीडर बन जाऊंगी। फिर तुम्हारे और उनके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। नहीं, हान सेन ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। क्या तुम डर गए हो? बाई वेई ने हान सेन को ठंडेपन से देखा। तुम टीम में सबसे कमज़ोर हो जबकि मैं कप्तान हूँ। मैं यहाँ सबसे मजबूत हूँ। अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो मुझे पहले ये देखना होगा कि तुम मेरे साथियों को हरा दो। हान सेन ने हान मेंगर और बाकियों की ओर इशारा किया। जरूर, सबको ले आओ, बाई वेई ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसे हान सेन की बात कुछ खास पसंद नहीं आई। नौसिखिया तो नौसिखिया ही होता है। नौसिखिए को पता ही नहीं होता कि बॉस कौन है। हान सेन ने आह भरी और फिर हान मेंगर की ओर मुड़ा। मेंगर, इस नौसिखिए को अपने वरिष्ठ का सम्मान करना सिखाओ। हालांकि उसे ज्यादा मत मारो, हम उसे मारना नहीं चाहते। हान सेन की बात सुनकर बाई वेई को गुस्सा तो आया, लेकिन वो बाहर से वैसी ही रही और बस ठंडी हंसी हंस दी। तुम खुद मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे तो किसी औरत से मदद ले लोगे। तुम्हारी कल्पनाएं बहुत ज्यादा बेकाबू हैं। यह मेरी बेटी है। अगर तुम उसे हरा सकते हो तो मुझे चुनौती देने के लिए आज़ाद हो। हान सेन हंसा। हान सेन की बात सुनकर हान मेंगर आगे बढ़ी और समूह से बाहर निकल गई। वह बाई वेई के सामने चली गई। बाई वेई को हान मेंगर की कोई परवाह नहीं थी और न ही हान सेन की।
उसे लगता था कि हान सेन में उसके खिलाफ किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है। वह मानती थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी हान सेन का एक मामूली अधीनस्थ है, और चूंकि वह इतनी जवान दिखती थी, उसे चिंता की कोई बात नहीं लगती थी। जब हान मेंगर ने अपने धनुष की डोरी खींची तो बाई वेई का चेहरा धुंधला सा हो गया। उसका पूरा शरीर एक लड़ाकू तेंदुए की तरह हो गया। उसने हान मेंगर को घूरा, अब उसके चेहरे पर तिरस्कार और कमतर आंकने की भावना नहीं रही। बाई वेई घमंडी जरूर थी पर बेवकूफ़ नहीं। दरअसल वो बहुत होशियार थी, और जैसे ही हान मेंगर ने उसके धनुष की डोरी खींची, उसे डर लगा, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियों में ताकत इकट्ठा कर ली। हान मेंगर को बाई वेई की प्रतिक्रिया की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने बस अपनी डोरी को जितना हो सके उतना पीछे खींचा, और जैसे ही उसने अपनी उंगली छोड़ी, तीर तेजी से बाई वेई के चेहरे के सामने से निकल गया। बाई वेई ने ठंडे भाव से देखा और काले तीर की ओर एक मुक्का मारा। यह एक्सट्रीम किंग का आखिरी मुक्का था। ये ब्रह्मांड के 5 सबसे शक्तिशाली मुक्कों में से एक था। मुक्का उसके हाथों से फट गया, और अगर वह एक पहाड़ पर भी वार करती तो आसानी से पूरा पहाड़ चकनाचूर हो जाता। ये देखकर कि वह बाई वेई की मुट्ठी से टकराने वाला है, तीर अचानक बाई वेई की नज़रों से ओझल हो गया, और जब वह दोबारा दिखा तो उसके पेट में धंसा हुआ था। बाई वेई का चेहरा जस का तस रहा। जब उसका शरीर लड़खड़ाया तो उसकी मुट्ठी तीर पर लगने के लिए बेहद सख्त हो गई। पूरी क्रिया बहुत सहजता से हुई, और एक पल के लिए भी झिझक या घबराहट नहीं हुई। धमाका! जहां वह खड़ी थी वहां एक काला सूरज उगाया, और बाई वेई सचमुच उड़कर उड़ गई। उसका कवच टूट गया और उसके कुछ बाल झुलस गए। सिर्फ उसके हेलमेट के नीचे के बाल ही जलने से बच गए, वरना वह पूरी तरह गंजा हो जाती। बाई वेई का चेहरा बदल गया। सुनहरी रोशनी की एक लपट अचानक उसके पूरे शरीर में फैल गई, इसलिए विस्फोट से उसका कवच पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। फिर भी उसके होठों के कोने से खून टपक रहा था, और इसका मतलब था कि वह घायल हो गई थी। बाई वेई ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किसी बैकअप टीम के किसी सदस्य द्वारा छोड़ा गया तीर इतना शक्तिशाली हो सकता है। एक्सट्रीम किंग का फाइनल पंच भी उस तीर जितना शक्तिशाली नहीं था। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन ये सच था, और बाई वेई ने अपना लाभ खो दिया था। हान मेंगर ने फिर अपने धनुष की डोरी को बार बार खींचा। तीर बिजली की तरह आगे की ओर चमक रहे थे। बाई वेई अगले कुछ तीरों से दब गई, और हान मेंगर से दूरी कम करने की उसकी कोई संभावना नहीं थी। एक चरम राजा की जीनो कलाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं, फिर भी बाई वेई का चरम राजा का अंतिम प्रहार हान मेंगर के ब्रेक 6 स्काइज और डिस्ट्रॉइड बाइबल से प्रेरित तीरों से थोड़ा कमज़ोर था। हालांकि वह इतनी कमज़ोर नहीं थी कि उसे नष्ट कर दिया जाए। हान मेंगर के तीर ने बाई वेई को नुकसान में रखा, लेकिन वह हार नहीं रही थी। वह शक्तिशाली थी, और बहुत कम मार्क्विस उसे हरा पाते। पर्याप्त! हान सेन ने हान मेंगर को पीछे गिरने का संकेत दिया। अभी तक कोई विजेता नहीं है। बाई वेई ने हान सेन की ओर देखा। हान सेन हंसा और बोला, तुम हार गए। तुमने खुद को जीनो आर्ट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया और हान मेंगर द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति से 10 गुना ज्यादा शक्ति खर्च की। फिर भी तुम उन तीरों के प्रहार का विरोध नहीं कर पाए। अभी तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है, लेकिन देर सवेर तुम हार जाओगे। यह एक प्रतियोगिता है, याद है। यह कोई मौत का मुकाबला नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाई वेई कुछ नहीं कह सकी। हान सेन ने जो कहा था वह सही था, इसलिए वह इनकार नहीं कर सकी। अगर तुम मेरी बेटी को नहीं हरा सकते तो अगले कुछ सालों तक अभ्यास करो। ऐसा करो, शायद मैं तुम्हें मुझे चुनौती देने का मौका दूं। हान सेन ने बिना कुछ छिपाए साफ साफ कहा। हान सेन ने जानबूझकर बाई वेई को कुचल दिया ताकि वह समूह का नेतृत्व बरकरार रख सके। अगर बाई वेई नेतृत्व करता तो हान सेन उन जानवरों की आत्माओं का उस तरह से शिकार नहीं कर पाता जैसा वह चाहता था। जरा रुको, मैं तुम्हें और उसे दोनों को हरा दूंगी, बाई वेई ने ठंडे स्वर में कहा। उसने नेता बनने की जिद जारी नहीं रखी। बाई वेई दिखने में जितनी शांत थी उतनी साफ तौर पर नहीं थी। उसने हान मेंगर को उलझन भरी नज़रों से देखा, फिर उसने हान सेन की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि धनुष लिए वह ठंडी सी दिखने वाली महिला हान सेन की बेटी थी। आइस ब्लू सिस्टम के बाहर नाइट रिवर किंग कुछ विदेशी जीवों को मार गिराने में लगा था जो आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। कुछ ही देर में उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह हौंफने लगा। आइस ब्लू नाइट्स में शामिल होने के बाद नाइट रिवर किंग को अग्रिम पंक्ति में शामिल होना पड़ा ताकि वह सिस्टम पर आक्रमण करने की इच्छा रखने वाले किसी भी विदेशी जनित परिक्षेत्र के खिलाफ पहला अग्रिम पंक्ति का सिपाही बन सके। हालांकि इस मुठभेड़ में कुछ ज्यादा ही विदेशी जनितों से निपटना पड़ा। उसके जैसे राजा भी लड़ाई के बाद थक चुके थे, और हर दिन की तरह वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि चीजें उसके पक्ष में कैसे काम कर रही हैं। हान सेन एक कमीना है। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उसे मार डालूंगा। नाइट रिवर किंग ने चुपचाप अपने दुश्मन को कोसा। यहाँ कौन है? रात्रि नदी राजा ने सतर्क होने के कारण गलियारे में नीचे देखा। तुम हान सेन को मारना चाहते हो?
मैं तुम्हें वो मौका दूंगा जो तुम चाहते हो। एक आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आया। मिस्टर इंस्पेक्टर, आपका क्या मतलब है? एडवर्ड को देखकर नाइट रिवर किंग हैरान रह गया। इस पर उसकी भौहें तन गईं। एडवर्ड नाइट रिवर किंग के सामने आया और बोला, हानसेन ने मेरी कोई चीज़ ले ली है, लेकिन आइस ब्लू नाइट किंग और मिस्टर वाइट आसपास ही हैं। इसलिए मैं अकेले जाकर उसे नहीं मार सकता। अगर तुम भी हानसेन को मारने का मन बना रहे हो तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मैं तुम्हें उसे मारने का पूरा मौका दूंगा। नाइट रिवर किंग ने अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, तुम मजाक कर रहे हो। ये आइस ब्लू नाइट्स हैं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे मारने की हिम्मत नहीं है तो मैं ये जोखिम क्यों उठाऊंगा? और ऊपर से मैं तो बस एक भर्ती किया हुआ नाइट हूँ। एडवर्ड मुस्कुराया और बोला, अगले 2 दिनों में मैं मिस्टर वाइट और आइस ब्लू नाइट किंग के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था की खोज करूंगा। मैं तुम्हें आइस ब्लू ग्रे पर भेज सकता हूं, और अगर तुम्हारा शिकार साफ सुथरा रहा तो मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि किसी को भी पता न चले कि तुम उस इलाके में थे। हालांकि तुम्हें मेरे लिए एक चीज़ लानी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए भी रख सकता हूं। तुम्हें पता है, आइस ब्लू नाइट किंग ने तुम्हें हानसेन की तरफ से यहाँ भेजा था। यह उसे खुश करने के लिए था, लेकिन तुम इस तरह के व्यवहार के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। नाइट रिवर किंग के चेहरे पर तरह तरह के भाव घूम रहे थे। उसने एडवर्ड की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं था कि एडवर्ड को जो चाहिए था उसे पाने के बाद वह उसे इस्तेमाल करेगा या नहीं। एडवर्ड ने आह भरी। उसने नाइट रिवर किंग की तरफ देखा। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम पहले से ही मिस्टर वाइट और आइस ब्लू नाइट किंग की नज़रों में हो, और अब तुम मुझे और मेरे काम को ठुकरा रहे हो। ओह, तुम्हारी किस्मत मुझे बहुत परेशान कर रही है। नाइट रिवर किंग का दिल धड़क रहा था। आइस ब्लू नाइट्स के 3 प्रमुख चेहरे थे, आइस ब्लू नाइट किंग, एडवर्ड और मिस्टर वाइट। आइस ब्लू नाइट किंग और मिस्टर वाइट हानसेन के पक्ष में थे। अगर नाइट रिवर किंग एडवर्ड को नाराज़ कर देता तो उसके लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल होता कि आइस ब्लू नाइट्स में अपनी सेवा के दौरान वह कैसे टिक पाएगा। उसके साथ तोप के चारे जैसा व्यवहार किया जाता, उसे बेकार समझा जाता। मिस्टर इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं है कि मैं हानसेन को मारना नहीं चाहता। असल में मैं तो उसकी जिंदा खाल उतारना चाहता हूँ। बात यह है कि मैं उसे मार ही नहीं सकता। उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली ढाल है जिसे मेरी शक्ति भी नहीं तोड़ सकती। नाइट रिवर किंग ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ तैयार है। एडवर्ड ने ये कहकर नाइट रिवर किंग को कुछ दिया। इसे अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इससे तुम हानसेन की ढाल का खजाना तोड़ पाओगे। उसकी ढाल के बिना तुम उसे आसानी से मार पाओगे, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि तुम्हारा शिकार साफ सुथरा हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारे बचने की गारंटी नहीं दे सकता। नाइट रिवर किंग एक धातु की आकृति पकड़े हुए था जो लगभग एक हाथ के आकार की थी। वह सोच रहा था कि क्या एडवर्ड उसका इस्तेमाल करके उसे चुप कराना चाहता है जब सब कुछ हो चुका होगा। एडवर्ड को नाइट रिवर किंग के मन की बात पता लग गई थी, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर आइस ब्लू नाइट किंग और मिस्टर वाइट मेरे लोगों पर नज़र न रखते तो मैं तुमसे यह नहीं पूछता, लेकिन उन्हें अपने साथ खींचकर मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं जो तुम्हें मिल सकता है। बस तुम्हें मेरे लिए वह चीज़ लाना याद रखना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाइट रिवर किंग ने दांत पीसकर सिर झुकाया। चिंता मत करो इंस्पेक्टर, अगर हानसेन के पास वह चीज़ है तो मैं उसे ज़रूर आपके पास वापस लाऊंगा। तैयार रहो, कुछ ही दिनों में लोग तुम्हें लेने आएंगे। याद रखना, इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। इसे जल्दी और साफ सुथरा करना, और सबके प्यार के लिए कोई निशान भी मत छोड़ना। अगर तुम कोई सबूत छोड़ गए तो तुम्हारा बचाव करने वाला कोई नहीं होगा। एडवर्ड ने नाइट रिवर किंग का कंधा थपथपाया और अपना बचाव तैयार किया। मिस्टर एडवर्ड, आप किसी बाहरी व्यक्ति से यह काम क्यों करवा रहे हैं? अगर वह ये सामान खुद ले ले तो क्या होगा? एडवर्ड के जहाज पर लौटने के बाद जहाज के पायलट ने पूछा। एडवर्ड हंसा और बोला, नाइट रिवर किंग बहुत होशियार है। वह उस चीज़ को अपने पास एक तुरुप के पत्ते की तरह रखेगा जिससे वह जिंदा रह सके। वह शायद जिंदा रहने की उम्मीद में उसे आइस ब्लू नाइट किंग और मिस्टर वाइट के पास ले जाएगा। तो फिर आप अभी भी उसका उपयोग कर रहे हैं? आइस ब्लू नाइट ने स्पष्ट उलझन में पूछा। कोई बात नहीं, उसके पास कोई चारा नहीं है, एडवर्ड ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। नाइट रिवर किंग के संदिग्ध व्यक्तित्व के कारण वह बड़ी खूबसूरती से हत्या करेगा। हानसेन समेत उसकी टीम के सभी लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि रानी बाई वेई भी। रानी बाई वेई हानसेन की टीम में हैं। आइस ब्लू नाइट का चेहरा बदल गया और फिर उसे एडवर्ड की बात तुरंत समझ आ गई। नाइट रिवर किंग को पता है कि वह एक रानी को मारने वाला है। उसे पता है कि आइस ब्लू नाइट किंग के पास जाने से काम नहीं चलेगा। अपराध स्वीकार करना उसके लिए मौत के समान होगा, इसलिए उसे दौड़कर तुम्हारे पास आना होगा, और रानी बाई वेई की मौत का खामियाजा आइस ब्लू नाइट किंग और मिस्टर वाइट को भुगतना पड़ेगा।
वे कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे। हान सेन की टीम लावा घाटी से होकर आगे बढ़ी। वे पहले ही शुरुआती इलाकों की सफाई कर चुके थे, इसलिए उनकी यात्रा तेज और निर्बाध थी। bai वेई हान सेन का पीछा कर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल चुप रही। वह धीरे धीरे हान सेन और हान मेंगर को देख रही थी, उनकी शक्तियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक। लेकिन उस रास्ते पर उन्हें लड़ने का कोई अवसर नहीं मिला और इससे उनकी आशापूर्ण इच्छाएं निराश हो गईं। हान सेन को आगे बढ़ते देख bai वेई बोलने में हिचकिचा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कहना पड़ा, कैप्टन, मैं कुछ समय के लिए समूह छोड़ रही हूँ। नहीं, तुम मेरी टीम में हो। मेरी बात सुनो, तुम्हें अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। हान सेन ने कोई गोलमोल बात नहीं कही। अगर bai वेई अकेली चली गई और उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो हान सेन और आइस ब्लू नाइट किंग बर्बाद हो जाएंगे। कोई संभावना नहीं थी कि वह उसे अकेले भटकने दे। ऐसी स्थिति में तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आते? bai वेई ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने कहा था न, मैं कैप्टन हूँ। मैं जहाँ कहूँगा हम वहीं जाएंगे। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। तुम साथ चलो या मैं अकेली जाऊंगी, फैसला तुम्हें करना है। bai वेई पहले की तरह ही उदासीन और असभ्य दिख रही थी। तुम कहाँ जाना चाह रही हो? bai वेई को कहीं जाने की जिद करते देख हान सेन को कम से कम उससे ये तो पूछना ही था। एक अमर पक्षी का घोंसला, bai वेई ने ठंडे स्वर में कहा। इस अमर पक्षी का स्तर क्या है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जानवर का नाम कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। देवीवत, bai वेई ने उसे उत्तर देने में संकोच नहीं किया। हान सेन ने अपने होंठ चाटे, उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम किसी देवता रूपी विदेशी की तलाश में हो। ऐसा कुछ करने पर तुम मारे जाओगे। मेरे जैसा आदमी भी ऐसे दुश्मन से लड़ते हुए मारा जाएगा। अगर तुम डर रहे हो तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। bai वेई ने अपना रास्ता बदला और एक नदी की ओर उड़ने लगी जो एक चट्टान के नीचे बह रही थी। क्या ये औरत बेवकूफ़ है? हान सेन को अपनी टीम लेकर उसका पीछा करना पड़ा, लेकिन हान सेन को वह बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं लगी। उसे यकीन था कि वह इस तरह के चक्कर में अपनी जान देने को तैयार नहीं होगी। bai वेई पहली बार लावा घाटी में आई थी, लेकिन उसे अमर पक्षी के बारे में पता था। इसका मतलब कम से कम ये तो था कि वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसे बर्फीले नीले ग्रह पर भेजे जाने की सज़ा का शायद अमर पक्षी से कुछ लेना देना था। तो हान सेन जल्दी से उसके पीछे गया। हान सेन जानना चाहता था कि bai वेई क्या कर रही है, वरना वह उसे बांधकर अपने साथ घसीट ले जाता। bai वेई उस जगह से वाकिफ लग रही थी और लावा नदी के पास पहुंचकर वह उसके पीछे पीछे उड़ चली। वह एक गुफा की ओर गई जहां से लावा बह रहा था और सीधे उसमें उड़ गई। हान सेन और उसके साथी भी गुफा में घुस गए। पूरी गुफा लावा से भरी हुई थी, इसलिए उन्हें उसके ऊपर से उड़ना पड़ा। अगर आप जाने के इतने इच्छुक भी हैं तो कम से कम आपको ये तो बताना चाहिए कि यह प्रयास किस लिए है। हान सेन bai वेई के पीछे पीछे चलते हुए बातचीत फिर से शुरू कर दी। bai वेई ने उसे अनदेखा कर दिया। वह अपनी मर्जी से उड़ती रही। गुफा में कोई और अग्निजन्य जीव नहीं था। अजीब बात यह थी कि वह पूरी तरह से साफ थी। जलते हुए गर्म लावा के अलावा वहां और कुछ नहीं था। bai वेई शांत थी और वह एक ऐसे रास्ते पर उड़ रही थी जिसमें उन्हें आधे दिन से ज्यादा लग गया। लेकिन अचानक एक धमाका हुआ। हान सेन ने अस्त व्यस्त ध्वनिकी की दिशा में देखा और उसे एक गुफा खुलती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पाताल लोक प्रकट हो गया हो। लावा उनके आगे एक चट्टान से नीचे गिरने लगा। यह एक लावा झरना बन गया और बहुत अजीब लग रहा था। गुफा से बाहर निकलने के बाद उन्होंने देखा कि पाताल लोक सुनहरा और लाल था। हर जगह लावा था, मानो लावा का सागर हो। लावा के विशाल सागर के पार एक काला पहाड़ था। उस पर ढेर सारे हरे भरे पौधे उग रहे थे और वह देखने में अद्भुत लग रहा था। bai वेई बिना किसी हिचकिचाहट के लावा सागर पार करके द्वीप की ओर उड़ी, लेकिन अब उसकी गति बहुत धीमी थी। जाहिर था कि उसे किसी बात की चिंता थी। हान सेन ने जी किंग, हान यान और हुआनफू जिंग को लिटिल स्टार की पीठ पर बैठा दिया। लिटिल स्टार नेतृत्व करने में सक्षम था। अगर कोई खतरा होता और bai सेमा का इस्तेमाल न हो पाता तो लिटिल स्टार की शक्ति उनकी जान बचाने के लिए काफ़ी होती। वाहला, उस लावा सागर में कहीं एक विस्फोट हुआ। लावा जमीन से फूटते झरने की तरह उछला। कुछ काला और लाल निकला जो सीधे bai वेई की ओर बढ़ रहा था। bai वेई का चेहरा नहीं बदला और उसने काली और लाल परछाई पर एक मुक्का मारा। एक और धमाका हुआ और उसके शरीर पर मौजूद लावा फैल गया। उसने मुक्का मारा और वह जीव 10 मीटर नीचे लावा में गिर गया। हान सेन ने गौर से देखा कि वह राक्षस मगरमच्छ जैसा दिख रहा था। उसका शरीर कोयले जैसा काला था, लेकिन उसके कुछ हिस्से लावा जैसे लाल थे। हान सेन ने इधर उधर देखा और उसे कोयले जैसी कई और परछाइयां दिखाई दीं। वे जली हुई लकड़ी की तरह थीं और उनमें से कई आगे आकर वहां जमा हो रही थीं। वाहला, वाहला, लावा से 3-3 मीटर लंबे कई मगरमच्छ निकले। वे सभी bai वेई और हान सेन की ओर बढ़ रहे थे।
हान सेन ने अपनी जादुई पिस्तौलें बुलाईं। उसने लावा मगरमच्छों पर गोलियां चलाईं, जबकि हान मेंगर ने उन्हीं शैतानों पर अपने काले तीर चलाए। वेदना, 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 वेदना। गोलियों और काले तीरों से कई लावा मगरमच्छ मारे गए। उनके लावा जैसे शरीर टुकड़ों में बिखर कर चारों ओर बिखर गए। वे लावा के ढेर जैसे थे जो वापस लावा के सागर में बिखर रहे थे। लेकिन हान सेन ने शिकार पूरा होने की घोषणा नहीं सुनी। टूटे हुए मगरमच्छ लावा में गिर गए और फिर से स्वस्थ हो गए, और फिर उन्होंने अपना हमला फिर से शुरू कर दिया। बाईवेई द्वीप की ओर बढ़ते हुए लावा मगरमच्छों को मारती रही। उसने रुकने का इरादा नहीं किया था, और यह स्पष्ट था कि वह जानती थी कि मगरमच्छों को मारा नहीं जा सकता। हान सेन ने देखा कि वह क्या कर रही है, इसलिए उसने लावा मगरमच्छों को मारना बंद कर दिया। उसने हान मेंगर को अपने नीले दानव बग राजा बाई सेमा को बुलाने की इजाज़त दी। वह सबकी रक्षा करने में सक्षम था, इसलिए वे सब जल्दी से द्वीप की ओर चल पड़े। बाईवेई तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसने हान सेन के आदमियों की ढाल को अपने ठीक बगल में आते देखा। लावा मगरमच्छ ढाल से टकरा रहे थे, और जैसे ही ऐसा हुआ, वे सतह से टकराकर दूर जा गिरे। हालांकि हान सेन उसे ढाल से बचाने की योजना नहीं बना रहा था। वह बाईवेई का पीछा करता रहा और उसे अकेले लावा मगरमच्छों को मारते हुए देखता रहा। बाईवेई इस बात से थोड़ी नाराज जरूर हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह द्वीप की ओर बढ़ती रही और रास्ते में आने वाले लावा मगरमच्छों पर मुक्का मारती रही। लावा मगरमच्छों को मारना मुश्किल था, लेकिन वे ज्यादा ताकतवर नहीं थे। वे बस साधारण माक्विस थे, इसलिए वे बाईवेई को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। कुछ ही देर बाद बाईवेई ने खुद को द्वीप के किनारे पर पाया। पहुंचते ही वह डूबने लगी। हान सेन को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसे बहुत भारीपन महसूस हुआ, और ऐसा लगा जैसे वह अंतरिक्ष की उड़ान और गुरुत्वाकर्षण के पुनः प्रवेश के बाद धरती पर वापस आ गया हो। वे सभी द्वीप के पत्थर पर गिरने लगे। ये द्वीप हवाई शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। जी किंग ने आश्चर्य से द्वीप की ओर देखते हुए कहा। बाईवेई ने ठंडे स्वर में कहा, यह सिर्फ हवा को ही नहीं रोकता। आना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसका क्या मतलब है? हान सेन ने बाईवेई की ओर देखा और पूछा। बाईवेई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने द्वीप के किनारे लावा सागर की ओर इशारा किया। हान सेन पलटा। समुद्र के उस पार जलते हुए लावा में कुछ सुनहरे कीड़े थे। वे उच्च तापमान वाले लावा जैसे लग रहे थे, लेकिन असल में वे कीड़े थे। भगवान ही जाने कितने थे। ये लावा बग हैं, और ये लावा से बाहर नहीं निकल सकते। ये बेहद आक्रामक होते हैं, और ड्यूब भी इनके तापमान को नहीं झेल सकते। ये यहाँ उड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अगर आप कभी भी यहाँ से निकलना चाहें तो आपको लावा के ऊपर से दौड़ना होगा। उड़ने के लिए आपको उस जगह से 1 मील दूर रहना होगा, और वहाँ जाने से आपकी जान जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ढाल लावा बगों के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त होगी, वरना आप सब मर जाएंगे, बाईवेई ने ठंडे स्वर में कहा। वह इस बात से खुश नहीं थी कि हान सेन ने उसे ढाल से सुरक्षित नहीं रखा था। हान सेन मुस्कुराया। उसे धमकी की परवाह नहीं थी। दानव बग राजा बाई सेमा, राजा वर्ग के प्राणी के हमलों के आगे भी नहीं झुकेगा। इसलिए उसे नहीं लगा कि उसे उन छोटे छोटे लावा बगों की चिंता करनी चाहिए। क्या अमर पक्षी सचमुच इस द्वीप पर रहता है? जी किंग ने उत्सुकता से पूछा। बाओ एर हान सेन के कंधे पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें उत्सुकता से उस छोटे से द्वीप को देख रही थीं जिस पर वे उतरे थे। द्वीप बड़ा नहीं था, और हान सेन की तेज रफ्तार से उसे पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि द्वीप पर वनस्पतियों की भरमार थी। ये लगभग एक वर्षावन जैसा था। कीड़े मकोड़े और जानवर हर जगह घूमते रहते थे। द्वीप पर खड़े होकर आपको आसपास के लावा की गर्मी का एहसास नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे ये कोई गर्मियों की जगह हो जहां आप घंटों सोना चाहेंगे। बाईवेई ने कोई जवाब नहीं दिया और जंगल की ओर बढ़ती रही। हान सेन को खतरे का अंदेशा था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि आसपास के जीव तो बस साधारण जानवर थे। वे ज़ेनोजेनेसिस भी नहीं थे, और खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं थे। द्वीप के बीचों बीच एक सफ़ेद पहाड़ था। ये कुछ 100 मीटर ही ऊंचा था, लेकिन एक बड़े भाप से पके हुए ब्रेड जैसा लग रहा था। पहाड़ की चोटी पर एक टूटी हुई मीनार सी खड़ी थी। ये बहुत पुरानी लग रही थी और वर्षों से जीर्ण शीर्ण हो गई थी। यह अब सीधी नहीं रही और टूटने को तैयार लग रही थी। वे पहाड़ की तलहटी तक पहुंचे, तभी बाईवेई ने चोटी पर स्थित टूटे हुए मीनार की ओर देखा और चिल्लाए, राजा बाई का उत्तराधिकारी आ गया है। क्या अमर पक्षी घर पर है? उसकी आवाज़ पूरे द्वीप में गूंज उठी, लेकिन मीनार से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए वह फिर चिल्लाए। उसके 3 बार चिल्लाने पर चोटी के ऊपर टूटे हुए टॉवर का एक दरवाज़ा खुल गया। एक लंबी लंबी चीख के साथ हान सेन और बाओ की आंखें मीनार के दरवाजे की ओर देखते ही खुली की खुली रह गईं। वे उत्सुक थे कि उस अमर पक्षी का स्वरूप कैसा होगा। मीनार ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए अगर अमर पक्षी सचमुच वहां रहता था तो वह खुद भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता था।
सब लोग उत्सुकता से मीनार की ओर देखने लगे, तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक परछाई को दरवाज़ा खोलते और मीनार से बाहर जाते देखा। वह अमर पक्षी है। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उस व्यक्ति को दरवाजे से बाहर जाते देखा। उसे यह अजीब लगा। जो बाहर निकल रहा था वह कोई असली चिड़िया नहीं थी, वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके हाथ में बेत थी। उसकी पीठ टेढ़ी थी, उसका रूप रंग जर्ज था और उसकी त्वचा किसी पुराने पेड़ की छाल की तरह झुर्रीदार थी। टेढ़ी और बूढ़ी होने के कारण उसका कद हान सेन की कमर तक ही था। उसने गोल चश्मा और लाल चोगा पहना हुआ था। वह वाकई अजीब लग रही थी। वहाँ नीचे कौन शोर मचा रहा है? बुढ़िया लंबी नहीं लग रही थी। वह मीनार के सामने खड़ी होकर पहाड़ से नीचे देख रही थी। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसे अपना चश्मा ऊपर उठाना पड़ा। उसकी थकी हुई आंखें आखिरकार बाई वेई और दूसरों पर टिक गईं। बाई वेई ने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा। वह एक रानी थी और हालांकि वह हैरान थी, फिर भी उसने कहा, मैं बाई वेई हूँ और मैं राजा बाई की बेटी हूँ। मैं अपने पिता के अनुरोध पर यहाँ आई हूँ। क्या आप अमर पक्षी हैं? बुढ़िया ने अपना चश्मा ऊपर किया। उसने बाई वेई को घूरते हुए धीरे से कहा, तुम राजा बाई के वारिस हो। मैं अमर पक्षी नहीं हूँ। मैं तो बस एक बुढ़िया हूँ जिसे मीनार साफ करने का काम सौंपा गया है। तो क्या आप मरते हुए पक्षी को बता सकते हैं कि राजा बाई का उत्तराधिकारी यहाँ है? बाई वेई ने कहा, मुझे डर है कि तुम बहुत देर कर चुके हो। अमर पक्षी मर चुका है, बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। अमर पक्षी मर गया। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल आईं। बाई वेई स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर देवता रूपी अमर पक्षी मर चुका था तो उसके वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। बुढ़िया ने आह भरी और आगे बोली, लेकिन मिस्टर अमर पक्षी ने मुझे बताया था कि अगर राजा बाई का उत्तराधिकारी आ जाए तो वह जो चाहे ले सकता है, यानी अगर वह परीक्षा में सफल हो जाए। बाई वेई का चेहरा थोड़ा बेहतर लग रहा था, इसलिए उसने पूछा, मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। आप किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बूढ़ी आंखें, जो चश्मे से झांक रही थीं, हान सेन पर टिकी रहीं। ये लोग कौन हैं? ये तो एक्सट्रीम किंग के नहीं लग रहे। अगर ये एक्सट्रीम किंग के नहीं हैं तो इन्हें मार डालो। ये अमर पक्षी का घर है और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। हान सेन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह बुढ़िया बहुत ही बूढ़ी लग रही थी, लेकिन जब उसने उनकी तरफ देखा तो हान सेन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह जानता था कि वह वाकई बहुत खतरनाक इंसान है। बाई वेई ने हान सेन की ओर देखा और बुढ़िया को जवाब दिया, वे सचमुच चरम राजा के शूरवीर हैं। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। मैं समझ गई। बुढ़िया ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। उसने अपनी छड़ी थामी और धीरे धीरे पहाड़ की चोटी के किनारे पहुंची। जाते हुए वह बहुत कांप रही थी और देखने वालों को चिंता हो रही थी कि कहीं उसका कदम न फिसल जाए, वह फिसलकर चोटी से गिरकर मर न जाए। शेखर और उसकी पत्थर की सीढ़ियों पर खड़ी बुढ़िया को मानो कुछ याद आ रहा हो। आखिरकार उसने कहा, उस समय अमर पक्षी का तुम्हारे पिता राजा बाई से झगड़ा हुआ था। कई लोग मारे गए, लेकिन कोई विजेता नहीं हुआ। 1000 साल बाद वे अपने माकविस उत्तराधिकारियों के सामने युद्ध के मामले रखने पर सहमत हुए। उनके युद्ध से ही अंतिम विजेता का निर्धारण होना था, लेकिन अमर पक्षी अपने उत्तराधिकारी को जन्म नहीं दे सकी। जब उसने गर्भ धारण किया तो प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए युद्ध जारी नहीं रह सका। ये कहने के बाद महिला बहुत उदास लग रही थी। उसने पत्थर की सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन अमर पक्षी ने मरने से पहले ये सीढ़ियां बनाई थीं। अगर तुम सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाओ तो तुम जीत जाओगी और फिर तुम उन चीज़ों को ले सकोगी जिनके लिए अमर पक्षी और राजा बाई में लड़ाई हुई थी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती तो तुम घर जा सकती हो। और कोई अन्य शर्तें तो नहीं हैं? बाई वेई ने चोटी पर बैठी बूढ़ी औरत की ओर देखा। नहीं, चाहे जैसे भी करो, इन सीढ़ियों को पार करो और ऊपर पहुंचो। अगर तुम रेंग कर भी चढ़ो तो भी तुम जीतोगे। बुढ़िया ने बोलते हुए खांसते हुए कहा, अगर कोई और शर्त न हो तो मैं शुरू कर दूंगी। बाई वेई ने ऐसा कहा और फिर वह स्टीम बन पर्वत की सीढ़ियों से ऊपर चली गई। हान सेन ने सीढ़ियों की तरफ देखा। वे सिर्फ कुछ 100 मीटर ऊंची थीं और नीचे से ऊपर तक बस कुछ 1000 सीढ़ियां ही होंगी। हान सेन को उनमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन वह सोच रहा था कि ये सीढ़ियां किस तरह की परीक्षा लेंगी। हान सेन की दिलचस्पी उस चीज़ में और भी ज्यादा थी जिसके लिए अमर पक्षी और राजा बाई लड़े थे, लेकिन उसने ये भी सोचा कि बुढ़िया बेहद खतरनाक है और उसे उकसाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने बाई वेई को परीक्षा स्वीकार करते देखा। बाई वेई ने पत्थर की सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा और वह भी बड़ी सहजता से। उन सीढ़ियों पर कोई विशेष शक्ति उसके विरुद्ध काम नहीं कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से आगे बढ़ रही है। बाई वेई ने भौहें चढ़ाईं। उसे सीढ़ियों से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पत्थर की सीढ़ियां वाकई वैसी ही लग रही थीं जैसी दिखती थीं।
अगर बाई वेई जल्दी जल्दी चलती तो 1 घंटे में ही उस साधारण पत्थर की सीढ़ी के कुछ चक्कर लगा सकती थीं। यह अमर पक्षी द्वारा स्थापित एक परीक्षा है, निश्चित रूप से यह इतनी आसान नहीं हो सकती। बाई वेई ने अभी भी इस कथित परीक्षा को कम करके आंकने की हिम्मत नहीं की और आगे बढ़ते हुए उसने हर एक कदम पर नजर रखी। लेकिन सीढ़ियां वाकई कुछ खास नहीं लग रही थीं। बाई वेई के पत्थर की पट्टियों पर कुछ कदम चलने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी उसे सीढ़ियों पर चढ़ने से रोक नहीं रहा हो या उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल रहा हो। बाई वेई, तुम्हारा शरीर, जी किंग नीचे से अचानक चिल्लाया। बाई वेई ने चीख सुनकर उनकी तरफ देखा। उसने देखा कि वे सब उसे एकदम स्तब्ध होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के साथ कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक घटित हो रहा हो। बाई वेई ने तुरंत अपने आप को नीचे देखा और ऐसा करने के बाद उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। पिछले 2 दर्जन कदमों में बाई वेई को कुछ भी ध्यान नहीं आया था। हालांकि उसका शरीर काफी बूढ़ा हो गया था। बाई वेई पहले एक आम 18 साल की लड़की जैसी दिखती थी, लेकिन अब वह लगभग 25 साल की औरत जैसी लग रही थी। उसकी ऊंचाई और शरीर का आकार बदल गया था और उसके ऊपर उसके स्तनों का आकार भी बढ़ गया था। वे छोटे से बी कप से बढ़कर डी कप हो गए थे। बाई वेई ने भौहें चढ़ाईं। वह कुछ और कदम चली। फिर से उसके शरीर में बदलाव आया और वह और भी बूढ़ी लगने लगी। बाई वेई ने हालात पर विचार करने के बाद कुछ कदम पीछे हटने का फैसला किया। हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर की उम्र फिर से कम होने लगी। आखिरकार तुमने ध्यान दिया। ऊपर बैठी बुढ़िया हंस पड़ी। उसने कर्कश आवाज में उससे कहा, अमर पक्षी ने ही जीवन और मृत्यु का यह मार्ग बनाया है और हर कोई इस पर नहीं चढ़ सकता। ये तुम्हारे जीवन और मृत्यु से उपजी एक प्रक्रिया है और यह एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बताता है। जब तक तुम इस सीढ़ी के अंत तक पहुंचोगे तब तक तुम अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके होगे। अगर आप इसे पूरा करते ही मर जाते हैं तो इन सीढ़ियों पर चढ़ने का क्या मतलब है? अमर पक्षी दुष्ट है अगर वह लोगों को जीतने नहीं देगा। जी किंग ने तिरस्कार से देखा। बुढ़िया अपनी बात पर नाराज नहीं लग रही थी, बल्कि ठंडे स्वर में बोली, अमर पक्षी ने जीवन और मृत्यु का यह मार्ग स्थापित करने के लिए एक जीनोकला का प्रयोग किया है। अगर आप में इसके लिए ज़रूरी गुण हैं और आप इसे तोड़ भी सकते हैं तो कौन कह सकता है कि यह स्वाभाविक रूप से बुरा है? इस बीच बाई वेई ने और कुछ नहीं कहा। उसने शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी चढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई वह और भी बूढ़ी होती गई। एक लड़की से एक औरत से एक अधेड़ उम्र की औरत। जब वह लगभग शिखर पर पहुंची तो वह एक बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी जो गिरकर मृत्युशैया पर जाने को तैयार थी। जब वह शिखर से बस कुछ ही कदम दूर थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस नहीं ले पा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाली हो। बाई वेई को लगा कि यह सब किसी तरह का भ्रम है, लेकिन इसके बावजूद ये सब बहुत वास्तविक लग रहा था। उसका शरीर अब इतना बूढ़ा हो गया था कि उसे डर था कि अगर उसने अगले कुछ कदम भी उठाए तो वह सचमुच मर जाएगी, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने बताया था। बाई वेई सीढ़ियां चढ़ते हुए उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं कर रही थी। वे सीढ़ियां वाकई किसी के जीवन और मृत्यु की समय रेखा जैसी थीं और कोई भी चीज़ उस जादू को रोक नहीं सकती थी जो उस पर काम करता था। बाई वेई आखिरी कुछ कदमों से पहले ही रुक गई और उसने उन्हें घूरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। हान सेन और बाकी सब हैरान थे कि एक सीढ़ी में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। ये कल्पना करना मुश्किल था कि अमर पक्षी जीवित रहते हुए कितनी शक्तिशाली रही होगी। अगर तुम सीढ़ियां उतरकर वापस आ सकते हो तो शायद ये सिर्फ एक परीक्षा है। कहीं चलने के बाद तुम्हारी मौत न हो जाए, इसलिए जब तुम चल लो तो वापस आ जाना, जी किंग ने कहा। बाई वेई भी यही सोचना चाहती थी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि पूरा रास्ता पार करने के बाद उसकी मौत नहीं होगी। अगर सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसकी मौत हो भी जाती तो सब कुछ बेकार हो जाता। जी किंग की बात सुनकर बुढ़िया हंस पड़ी। शायद जीने और मरने की संभावना 50-50 है। अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख सकती हो। बाई वेई ने सीढ़ियों के अंत में इंतजार कर रही बुढ़िया की तरफ देखा। वह आगे बढ़ने में हिचकिचा रही थी। यह कोई खेल नहीं था और अगर वह गलत साबित हुई तो सिर्फ मौत ही उसका इंतजार कर रही होगी। अगर मैं सीढ़ियों से नीचे उतर जाऊं तो क्या मैं वापस ऊपर आ सकती हूं? बाई वेई ने बुढ़िया को देखते हुए पूछा। उसकी आवाज़ किसी बेहद बूढ़ी औरत जैसी कर्कश थी। वह बहुत कमज़ोर और मौत के करीब पहुंची हुई लग रही थी। तुम किसी जीव को पकड़कर यह सब करना चाहती हो? अगर ऐसा है तो इसे परीक्षा कहने का क्या मतलब है? बुढ़िया ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम राजा बाई की उत्तराधिकारी हो। राजा बाई की शक्ति का परिचय दो। इसे जीतने के लिए अपने जीवन और विवेक का प्रयोग करो। अगर तुम चली गईं तो ये दांव बेकार हो जाएगा। लिटिल सिल्वर, जाओ और एक छोटा सा जीव ढूंढो। हान सेन लिटिल सिल्वर से बोला, जो उसके बगल में था।
लिटिल सिल्वर ने जब आदेश सुना तो वह पास की झाड़ियों में भाग गया और एक खरगोश को घसीटता हुआ वापस आया। हान सेन ने फिर लिटिल सिल्वर से कहा कि उसे सीढ़ियों पर फेंक दे और फिर उसके पिछवाड़े पर लात मारे। उसने ऐसा ही किया और सदमे और डर के बाद खरगोश सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। जब बुढ़िया ने कहा कि उन्हें पहले ही मार दिया जाना चाहिए था तो बाई वेई इस बात से सहमत नहीं था। अब हान सेन उस एहसान का बदला चुका रहा था। वह जीव बाई वेई जैसा रूपांतरित हो गया। जैसे जैसे वह ऊपर जाता गया उसकी उम्र बढ़ती गई। आखिरी कुछ कदमों पर उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हर कदम पर उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। बाई वेई ने आश्चर्य से हान सेन को देखा क्योंकि वह अनिश्चित थी कि वह उसकी मदद करने को तैयार होगा या नहीं। वह नन्हा जीव आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आखिरी सांसें आगे बढ़ने में लगा रहा हो। उसका कांपता हुआ शरीर ऊपर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। ये दृश्य देखकर सब दंग रह गए। ऐसा लग रहा था मानो जीवन और मृत्यु का मार्ग सचमुच मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया हो। ये बहुत अश्लील है। तुम चाहे कुछ भी करो तुम हारोगे ही। जिकिंग खुद को रोक नहीं सका और बोला, अगर तुम्हारे पास जीवन और मृत्यु के मार्ग को तोड़ने की क्षमता है तो अंत में मृत्यु तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। बूढ़ी औरत को ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बाई वेई उलझन में दिख रही थी और वह वापस लौटना चाहती थी। अमर पक्षी ने एक ऐसी परीक्षा तय की थी जो कई लोगों की जान ले लेगी। अपनी जान दांव पर लगाना उचित नहीं था, चाहे इनाम कितना भी बड़ा क्यों न हो। जैसे ही बाई वेई वापस जाने के लिए तैयार हुई उसने हान सेन को ये कहते सुना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आखिरी कदम उठाता और उसे पूरा करता। बाई वेई चौंक गई। उसने हान सेन की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। युवक, तुम जीवन और मृत्यु के मार्ग के अंत के सामने खड़े नहीं हो। अगर तुम में आत्मविश्वास है तो हर हाल में ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। बुढ़िया ने हान सेन की ओर देखते हुए कहा, अगर आपने बात नहीं की होती तो मुझे लगता कि हम मर सकते हैं, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीवन और मृत्यु के इस रास्ते पर चलकर नहीं मरूंगा। हान सेन ने निश्चितता के साथ कहा, नौजवान, बातें सस्ती होती हैं। अगर तुम इतने ही पक्के हो जितना तुम कहते हो तो आओ और खुद ही रास्ता बना लो। बुढ़िया ने उसे तिरस्कार से देखा। जरूर। ये कहने के बाद हान सेन ने तुरंत जीवन और मृत्यु के मार्ग पर अपने पहले कदम बढ़ा दिए। हान सेन वहां बुढ़िया को गलत साबित करने के लिए नहीं था और न ही वह बाई वेई को दिलासा और मदद देने के लिए। वह तो बस उन शक्तियों को महसूस करना चाहता था जो जीवन और मृत्यु के मार्ग में व्याप्त थीं। ऐसी शक्ति का दर्शन दुर्लभ था, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें देवता माना जाता था। इसलिए उसे ऐसी शक्ति की अनुभूतियों का अनुभव करने के ज़्यादा मौके नहीं मिलेंगे। हान सेन यह महसूस करना चाहता था कि जीवन और मृत्यु के मार्ग में व्याप्त उस शक्ति को महसूस करना कैसा होता है। अगर जीवन मृत्यु के मार्ग पर डाला गया जादू सच्चा होता तो वह समय के साथ छेड़छाड़ करने जैसा कोई साधारण काम नहीं होता। अगर वह सिर्फ समय की शक्ति होती तो गति एक तरफा और निश्चित होती। हर प्राणी का जीवन काल अलग होता, इसलिए हर कदम के साथ एक निश्चित समय जुड़ता नहीं था जो अंत तक पहुंचने पर उन्हें मौत की ओर ले जाता। केवल जीवन मृत्यु का कारण ही ऐसा प्रभाव डाल सकता है। आगे बढ़ने से आपकी मृत्यु होती, जबकि पीछे हटने से जीवन सुनिश्चित होता। अगर हान सेन को उस शक्ति का अनुभव हो जाता तो उसके लिए यह एक अद्भुत बात होती। भाई, ये तो बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। हान यान ने हान सेन का हाथ खींचा और अपनी चिंता जाहिर की। हालांकि हान यान जानती थी कि हान सेन का फैसला शायद सही होगा, लेकिन ये उसके परिवार से जुड़ा मामला था। उसका इतना डरना स्वाभाविक ही था। कोई बात नहीं, मैं बस एक नज़र डालने जा रहा हूँ। हान सेन ने हान यान के सिर पर हाथ फेरा, पलकें झपकाईं और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। बाओ एर हान सेन के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसे हान यान के पास छोड़ दिया। वह अकेला ही आगे बढ़ गया। जब उसने पत्थर की सीढ़ी पर पहला कदम रखा तो उसने डोंगशुआन ऑरा चलाया और अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया। इसके साथ उसने अपने शरीर में बदलाव देखा। मैं सही था, यह मिथ्या आकाश सूत्र जैसा ही है, लेकिन किसी तरह अलग है। शक्ति का एक और कारण है। हान सेन ने अपनी डोंगशुआन आभा और बैंगनी आंखों वाली तितली को चालू रखा और वह अपने भीतर कई लगभग पारदर्शी पदार्थों को जकड़ते हुए देख पाया। हान सेन के हर कदम पर उन पदार्थों की और भी ज्यादा जंजीरें उसे जकड़ती जा रही थीं। हान सेन जानता था कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह कोई साधारण भ्रम नहीं था। वह एक डरावनी शक्ति थी जो किसी अद्भुत देवत्व की ओर से छोड़ी गई थी। हान सेन ऊपर की ओर बढ़ता रहा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसका शरीर बदलता गया। वह जवानी से अधेड़ हो गया और अधेड़ से बूढ़ा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे अपनी उम्र और बाकी समय कम होता हुआ महसूस हो रहा था। अभयारण्यों के बाहर रहने वाले प्राणी यह नहीं देख सकते थे कि उनका जीवनकाल कितना बचा है, लेकिन अभयारण्यों में रहने वाले प्राणी इसे हमेशा देख सकते थे।
हान सेन की उम्र 1000 साल थी और उम्र बढ़ने की रफ्तार के हिसाब से आखिरी कदम उसे 0 साल की उम्र तक ले आता। हान सेन थोड़ा पीछे हटे और ऐसा करते ही उन्हें लगा कि उनकी उम्र फिर से बढ़ गई है। ये वाकई एक ऐसा रास्ता था जो अपने नाम, जीवन और मृत्यु का मार्ग के अनुरूप था। हान सेन अब अमर पक्षी की सचमुच प्रशंसा कर रहे थे। ऐसी प्रबल शक्ति प्रशंसा के योग्य थी। हान सेन ने बैंगनी आंखों वाली तितली की सारी शक्ति लगाकर उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ली, सब कुछ अभी भी एक रहस्य ही था। वह रहस्यमय कारण शक्ति का विश्लेषण नहीं कर सका। वह निराश था, लेकिन फिर भी उसने ऊपर चढ़ना जारी रखा। जितना ज्यादा वह चलता गया, कारण शक्ति उतनी ही प्रबल होती गई। हान सेन को ये बात और भी साफ दिखाई देने लगी। हान सेन रुका नहीं और उसने मन ही मन सोचा। आखिरकार वह बाई वेई के स्थान पर पहुंच ही गया। वह भी बहुत बूढ़ा था, बिल्कुल बाई वेई की तरह। सिर्फ बात करने भर से ही उसकी सांसें फूल गईं। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? बाई वेई ने हान सेन को उलझन भरे भाव से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है या नहीं। मैं बस अपना एक छोटा सा सिद्धांत साबित करना चाहता था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हान सेन ने ये कहा और फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हान सेन को लग रहा था जैसे वो अब बहुत बूढ़ा हो गया है। उसे लग रहा था जैसे उसकी ताकत भी खत्म हो रही है। अब उसका हर कदम बेहद थका देने वाला था। बाई वेई ने जाते हुए हान सेन की पीठ की ओर देखा और उसकी भावनाएं जटिलता से भरी हुई थीं। हान सेन एक और कदम चला। बस 2 कदम और बचे थे। फिर भी हान सेन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने गहरी सांस ली और एक कदम और चला, फिर रुक गया। उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया, जो अब बस एक ही बची थी। आमतौर पर इंसान आखिरी कदम उठाते ही मर जाता है। अमर पक्षी में बहुत प्रबल प्रभाव शक्ति है, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय वह सचमुच अमर पक्षी की प्रशंसा कर रहा था। बुढ़िया ने आंखें सिकोड़ लीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इस बारे में इतना ज्ञान होगा कि तुम जान सकोगे कि यह कारण शक्ति है, कोई साधारण समय शक्ति नहीं। यह अफसोस की बात है कि मैं अमर पक्षी को उसके जीवित रहते नहीं देख पाया। काश मैं देख पाता। खांसी खांसी। हान सेन अपनी बात पर गंभीर था। ऐसे कुलीन व्यक्ति से मिलना आसान नहीं होता। अगर वह अमर पक्षी को उस रहस्यमय कारण शक्ति का प्रयोग करते देख पाता तो शायद वह उससे कुछ सीख पाता। इसलिए हान सेन ने सोचा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि वह अमर पक्षी को उसका प्रयोग करते नहीं देख पाया। अब उसे जो पदार्थ श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थीं, वे बहुत धुंधली थीं और वह उनसे कुछ नहीं सीख सकता था। अगर तुम्हें पता है कि यह कितना मजबूत है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम आखिरी कदम भी उठाओगे? बूढ़ी औरत हान सेन की तरफ मुस्कुराई। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही होगी। जरूर, मैं आना चाहता हूँ, हान सेन ने जरूर कहा, लेकिन अपनी उम्र की वजह से वह ज्यादा आश्वस्त नहीं लग रहा था। बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मरने वाला है। ओह, तुम कह रहे हो कि अमर पक्षी की शक्ति तुम्हें नहीं मार सकती? बूढ़ी औरत ने हान सेन को पूरी तरह से भावशून्यता से देखा। वह मुझे मार सकती है, लेकिन इन सीढ़ियों से नहीं, हान सेन ने कहा। अगर तुम यही सोचते हो तो आखिरी कदम उठा लो। बूढ़ी औरत हान सेन की तरफ मुस्कुराई। हान यान और बाकी लोग घबराहट से हान सेन की तरफ देखने लगे। अगर उसने अगला कदम उठाया और बाकी सब की तरह ही काम हो गया, तो हान सेन की मौत हो जाएगी। हान सेन ने भी खुद यही कहा था कि सीढ़ियां कोई भ्रम नहीं दिखा रही थीं। यह एक असली कारण शक्ति थी जिससे वह जूझ रहा था। हान यान भी जानता था कि कारण शक्तियां डरावनी होती हैं। कारण शक्तियां जान ले सकती हैं और उन्हें मारने के लिए लोगों का खून बहाना जरूरी नहीं है। बाई वेई ने हान सेन की पीठ की ओर देखा और एक बहुत ही जटिल भाव प्रकट किया। बाई वेई जानती थी कि हान सेन जानता है कि वह कौन है। उसने सोचा कि हान सेन उसका ध्यान आकर्षित करने या कम से कम अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसने पहले भी कई लोगों को उसकी ओर से ऐसा करते देखा था, लेकिन हान सेन आखिरी कदम तक पहुंच चुका था और वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार था। उसने हान सेन के चरित्र को लेकर बहुत गलत अनुमान लगाया था। जिंदगी और मौत के बीच के इस पल में कौन निडर रह सकता है? ये जानते हुए भी कि इस रास्ते पर चलने से मौत नहीं होगी, कौन अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होगा? बाई वेई ने तो खुद भी हिम्मत नहीं दिखाई थी। उसने हान सेन को उलझन भरे भाव से देखा और सोचा, क्या वो आखिरी कदम उठाने वाला है? क्या उसे पूरा भरोसा है, या ये सब एक अनुमान है? सबके देखते ही हान सेन ने अपने पैर उठाए और उन्हें अंतिम सीढ़ी पर लाने के लिए खुद को तैयार किया। बूढ़ी औरत अजीब लग रही थी और हान यान सांस लेना भूल गया। हुआनफू जिंग शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी भौहें तन गईं। उसने मन ही मन सोचा, उसे इतना यकीन कैसे हो गया कि सीढ़ियां चढ़ने से उसकी मौत नहीं होगी? वह जानती थी कि हान सेन ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाए। अगर उसने इतनी ऊंचाई तक जाने की हिम्मत की तो उसे किसी तरह पता होगा कि वह नहीं मरेगा। सबके देखते देखते हान सेन के एक पैर ने आखिरी कदम उठाया।
उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर दूसरे पैर को पहले पैर से मिलाने की कोशिश की। वह पहले वाले मरे हुए जानवर के ठीक बगल में खड़ा हो गया। धमाका! पूरी सीढ़ी जगमगा उठी। सीढ़ी पर एक पारदर्शी आग धधक रही थी, मानो कोई बहुत बड़ी अलाव जल रही हो। वह जानवर जो सबसे ऊपरी सीढ़ी पर पहुंचकर जमीन पर मर गया था, अचानक हिल गया। हालांकि वह अभी भी बूढ़ा लग रहा था, फिर भी वह बहुत तेजी से हिला। वह फुर्तीला होकर बुढ़िया के पैरों की ओर दौड़ा। पारदर्शी आग सीढ़ी पर फैल रही थी, लेकिन उससे गर्मी महसूस नहीं हो रही थी और वह हवा में ऊपर उठने लगा। हान सेन, बाई वेई और वह जानवर पारदर्शी आग में लिपटे हुए थे। धीरे धीरे वह सब हवा में ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे आग उन्हें जला रही थी, उनके शरीर ठीक होने लगे। इससे उनकी बढ़ी हुई उम्र कम हो गई और उन्हें सीढ़ियां चढ़ने से पहले का उनका असली रूप वापस मिल गया। पारदर्शी आग ने फिर हवा में एक पारदर्शी पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी कुछ कुछ फीनिक्स जैसा दिख रहा था। उसने चीखकर हान सेन को सिर हिलाया। फिर वह स्टीम बन पहाड़ से उड़कर दूसरे पहाड़ पर चला गया और गायब हो गया। नौजवान, तुम जीत गए। बुढ़िया ने हान सेन को गंभीरता से देखा। लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हें इतना यकीन क्यों था कि तुम नहीं मरोगे? हान सेन ने बुढ़िया के बगल वाले जानवर की ओर इशारा किया। तुमने बाई वेई को जीवन मृत्यु के रास्ते से जाने नहीं दिया, लेकिन तुमने हमें इसका परीक्षण करने के लिए किसी जानवर का इस्तेमाल करने से नहीं रोका। इससे साबित हुआ कि यह तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। और इसकी हरकतें भी बहुत भयानक थीं। मैंने इसे सिर्फ लात मारी और यह पागलों की तरह सीधा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। इसने पीछे मुड़कर देखने की भी नहीं सोची। ये बहुत अजीब था और इसलिए मुझे लगा कि यह जानवर तुम्हारा है। सिर्फ इसी वजह से तुम इतनी दूर तक आने की हिम्मत कर पाए। बूढ़ी औरत ने हान सेन को अजीब नज़रों से देखा। भविष्यवाणी सही थी, लेकिन वो एक ऐसा पल था जो जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। अगर हान सेन ने भी ऐसा ही सोचा होता तो उसे सावधान रहना चाहिए था। बहुत कम लोग इतने ऊपर जाने की हिम्मत करते। हान सेन ने सिर हिलाया। आखिरकार यह अनुमान कोई मायने नहीं रखता। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि मैं देख सकता था कि वह मरा नहीं था। उसका अभिनय अच्छा था और वह अपनी जीवन शक्ति को छिपाना जानता था। बेशक वह मेरी नज़रों से छिप नहीं सकता था। बाय वे, जो अब एक जवान लड़की जैसी लग रही थी, बाकी रास्ता तय करके ऊपर आई। उसने बुढ़िया के जानवर को देखा और कुछ सोचा। मैं समझ गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुढ़िया ने हाथ बढ़ाया और फिर वह जीव उसकी छाती में कूद पड़ा। उसे एक झटका देने के बाद उसने कहा, चूंकि तुम दोनों जीवन और मृत्यु के मार्ग पर चल चुके हो, इसलिए तुम अमर पक्षी की इच्छा की दृष्टि में स्वयं को स्वीकृत समझ सकते हो। तुम दोनों जीत गए, इसलिए अब तुम आगे बढ़ सकते हो और उस वस्तु का दावा कर सकते हो। बुढ़िया ने ऐसा कहा, लेकिन वह हिली नहीं। वह बस उन्हें देखकर मुस्कुराए। वह वस्तु कहाँ है? बाई वेई ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बुढ़िया मुस्कुराती रही, वह चीज़ तो तुम्हारे सामने ही है। तुम दोनों उसे काफ़ी देर से देख रहे हो। ये पहाड़। बाई वेई चौंक गई। उसे अब इसका एहसास हुआ और फिर उसने पहाड़ की तरफ देखा। बुढ़िया ने सिर हिलाया और कहा, इस पर्वत को अतिमृत कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का एक दिव्य खजाना है। अमर पक्षी और राजा बाई ने इस पर्वत की खोज की थी और दोनों ने इसके स्वामित्व के लिए संघर्ष किया। कोई भी नहीं जीता, इसलिए उन्होंने पर्वत को वहीं रखा जहां वह था। अमर पक्षी ही इसका प्रबंधन करती थी, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसे यहाँ पर्वत पर दफनाया गया। ये पर्वत प्राणियों के लिए अनुपयोगी है। शायद राजा बाई को ये पता था, इसलिए वे स्वयं यहाँ नहीं आए। शायद उन्होंने अपनी ओर से तुम्हें भेजा था। अगर हालात ऐसे होते तो पिताजी मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहते? बाई वेई ने पूछा। बुढ़िया ने ठंडे स्वर में कहा, अमर पक्षी जल्दी मर गया। उसने एक्सट्रीम डेड पर्वत पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह सब कुछ नहीं लेगी। उसके पास अभी भी तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें बची हैं, लेकिन ये तुम पर निर्भर है कि तुम उन्हें ले जा सको या नहीं। उसके बाद बुढ़िया ने अपनी छड़ी से पीछे स्थित पुराने मीनार की ओर इशारा किया। उसकी छड़ी से एक आग का गोला निकला और मीनार पर आकर गिरा। मीनार में आग लग गई और वह तुरंत जलकर राख हो गई। कुछ ही देर में इमारत धूल में मिल गई। हवा ने उसे चारों ओर बिखेर दिया, लेकिन जहां वह पहले थी, अब एक वस्तु बनकर रह गई। सबने उस चीज़ को देखा और उसे देखकर उन्हें अजीब लगा। वह चीज़ सूखी घास से बनी थी। कई मायनों में वह किसी चिड़िया के घोंसले जैसी लग रही थी। वह कुछ खास सुंदर नहीं लग रही थी और असल में वह काफ़ी खुरदरी लग रही थी। लेकिन वह बड़ी थी और कुछ मीटर चौड़ी थी। कुछ लोग उसमें ज़रूर सो सकते थे। अमर पक्षी ने यह वस्तु पीछे छोड़ दी। हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। बुढ़िया ने चिड़िया के घोंसले को देखा और बड़े ही आश्चर्य से बोली, इसे कम मत आंको। यहीं अमर पक्षी का जन्म हुआ था। ये सूखी घास बहुत खास होती है और इसे सदाबहार घास कहते हैं। अगर तुम इसे हटा सको तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि यह तुम्हें कितना लाभ और वरदान दे सकती है।
बाई वेई कुछ नहीं बोली, वह बस उसके सामने चली गई। उसने घोंसला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चिड़िया का घोंसला, जो सूखी घास से बना हुआ लग रहा था, पहाड़ जितना भारी था। बाई वेई ने उसे कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह सूखी घास भी नहीं खींच पाए। बुढ़िया मुस्कुराए। अमर पक्षी वहीं पैदा हुआ था और वहीं वह 10 लाख साल तक रहा। अमर पक्षी की शक्ति उस अमर पक्षी के घोंसले में व्याप्त है। यहाँ तक कि देवता द्वारा निर्मित हथियार भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए इसे हिलाना बहुत मुश्किल होगा। बाई वेई ने भौहें चढ़ाईं। वह सुनहरे रंग से चमक रही थी। एक सुनहरी परछाई ने उसे घेर लिया और उसे सामान्य से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। हान सेन हैरान रह गया। उसे पता ही नहीं था कि उसमें ये सब है। भले ही बाई वेई के पास इतनी बड़ी शक्ति हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अमर पक्षी के घोंसले को 1 इंच भी हिला नहीं पा रही थी। कुछ भी काम नहीं आ रहा था। देवत्व प्राप्त वस्तुएं ऐसी नहीं थीं जिनका स्वामित्व मार्क्विस के पास आसानी से आ जाए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बाई वेई उसे छीन पाएगी। अमर पक्षी तुम्हारे लिए सबसे अनमोल चीज छोड़ गया है। अगर तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते तो अपनी इस असमर्थता के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। बुढ़िया मुस्कुराए। बाई वेई ने भौहें सिकुड़ी और कुछ नहीं बोली। उसने घोंसले की तरफ देखा, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह उस चिड़िया के घोंसले को अपने साथ कैसे ले जाए। हान सेन ने बुढ़िया की ओर देखा और पूछा, क्या अमर पक्षी की स्वीकृति पाने के लिए उस व्यक्ति को जीवन मृत्यु का मार्ग पूरा करना जरूरी है? क्या तभी वह व्यक्ति अमर पक्षी का घोंसला अपने साथ ले जा सकता है? बाई वेई ने यह सुनकर बुढ़िया की तरफ देखा। उसका चेहरा बदल गया। हालांकि उसे उसके जवाब की जरूरत नहीं थी। वे अंदर ही अंदर जवाब जानते थे। हान सेन अमर पक्षी के घोंसले के सामने गया और उसके किनारे को छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, घोंसला उड़ने लगा और फिर छोटा हो गया। वह एक हाथ जितना छोटा हो गया और उड़कर जमीन पर आ गया और हान सेन के हाथ पर बैठ गया। मैं समझ गया। हान सेन ने चिड़िया का घोंसला बाई वेई को सौंप दिया। बाई वेई ने चिड़िया का घोंसला पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही हान सेन ने उसे छोड़ा, चिड़िया का घोंसला एक विशाल चट्टान की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बाई वेई उसे गिरने से नहीं रोक सकी और उसके साथ ही नीचे गिर पड़ी। चिड़िया का घोंसला जमीन पर पड़ा था। उसने बहुत कोशिश की, पर वह उसे उठा नहीं पाए।